आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुआशी उलझन, सियासी मंजन और महंगाई की घुटन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। उस मुल्क के मुआशी हालात, कमजोर गवर्नेंस, पॉपुलर सियासत और गैर मंतकी पॉलिसियों की वजह से दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि महंगाई मुल्क में राज करने लगी। हुकूमत के पास अवाम तो दूर, अपने अखराजात पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। पूरा मुल्क कर्जों पर चलना शुरू हो गया। वो मुल्क बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और यूरोपीय ममालिक से भी भारी कर्जे लेता, लेकिन सारे कर्जे या तो पिछला कर्जा उतारने में चले जाते या फिर हुक्मरानों की शाखर्चियों की नजर हो जाते। जो पैसा बच जाता वो मुल्क उसको गैर जरूरी और अमीरों के इस्तेमाल की चीजों की दरामद पे खर्च कर देता। लोगों का हुकूमत और सिस्टम से एतमाद खत्म होने लगा और नौबत यहां तक आ गई कि मुल्क में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा शुरू हो गई। लोगों को सिर्फ किचन का सामान हासिल करने के लिए कई कई घंटे कतारों में लगना पड़ता। मुल्क की मईशत मुकाबले की दौड़ हार गई और मुल्क की पैदावार कम होने लगी। नौबत जब राशन बंदी तक आई तो अवाम ने तंग आके मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। उस तहरीक ने मुल्क के हुक्मरानों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उस मुल्क ने पॉपुलर सियासत से जान छुड़ाई और दुनिया से मुकाबला करने के लिए मुल्क में तकलीफ दे मुआशी इस्लाहात का फैसला किया। हुकूमत ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती कर दी, तमाम सरकारी मराद को खत्म कर दिया और सादगी अपना ली। हुकूमत ने अपने जेरे कंट्रोल सरकारी कॉरपोरेशंस को मुकम्मल प्राइवेटाइज करके सारा कारोबार निजी शोबे के सुपुर्द कर दिया और इस तरह देखते ही देखते वो इदारे जो सालाना हजारों अरब रुपए का खसारा कर रहे थे ना, वो मुनाफे में जाकर मुल्क की जीडीपी में हिस्सा डालने लग गए। मुल्क की मईशत कर्जों से आजाद हो गई। मुल्क में वो महंगाई जो 500% तक थी वो कर सिर्फ 5% पर आ गई। ये मुल्क पोलैंड है जो आज दुनिया में तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशियतों में शामिल है। सिर्फ 20 साल की मेहनत और तकलीफ दे इस्लाहाती अमल के बाद आज पोलैंड की एक्सपोर्ट तकरीबन 400 अरब डॉलर है। मुल्क तिजारती खसारे के बजाय अरबों डॉलर के सरप्लस में है और ये सिर्फ एक पोलैंड की कहानी ही नहीं है जिसने अपने अज़्म, इस्लाहात और मेहनत से खुद को मुश्किलात से निकाल कर खुशहाली की राह पर गामजन किया है। बल्कि ऐसी ही कहानी जापान की भी है, जनूबी कोरिया की भी है, सिंगापुर, यहाँ तक के चाइना की भी है। पाकिस्तान के हालात 40 साल पहले के पोलैंड से ज्यादा खतरनाक नहीं है जनाब। तो अगर पोलैंड और दीगर ममालिक अपनी मईशत को बेहतर करके कर्जों, गुर्बत और महंगाई से जान छुड़वा सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम मुआशी इस्लाहात क्यों नहीं कर सकते? हम सालाना 1000 अरब रुपए तक खसारा करने वाले सरकारी इदारों की निजकारी करके उनको मुनाफा बख्श क्यों नहीं बना सकते? क्या वो वक्त नहीं आ गया कि हम ऐसे मुश्किल फैसले कर लें जो हमें इस मुश्किल से निकाल सके, मईशत को सियासत से अलग करके काबिल अमल इस्लाहात हम कर सकें ताकि अपना मुल्क खुद चलाएं, ना कि IMF चलाए? तो क्या ये नई हुकूमत ऐसा कर सकती है? आज के प्रोग्राम में इसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और राना एहसान साहब, ये इलेक्शन और जो हुकूमतें हैं इनको तकरीबन 1 माह तो हो गया है। अब एक तरफ वफाकी हुकूमत और जो मुल्क में मौशी बहरान है ये मामला है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के जो ताल्लुकात हैं उन पर भी सवालिया निशान है। अब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि वो कह रहे हैं हमारा हक हमें नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, ये मामला किस तरीके से हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल जो सूबों का हक है, जो कह लें FBR कलेक्शन करती है उसके मुताबिक उनको जो है वो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई हाइडल के इश्यूज़ हैं या कोई पुरानी पेंडेंसी है तो उसको हम आज ज़रूर कहते हैं कि जी आज वो फ़ौरन आज आप उसको क्लियर कर लें। लेकिन अगर इसका सही तयन आपने करना है तो तब भी देखें ना, जब PTI की अपनी हुकूमत थी तो तब भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी थी और पेंडेंसी थी जो एग्जिस्ट करती थी। तो क्या वही उसी तरह की पेंडेंसी आज भी एग्जिस्ट कर रही है? और अगर वो कर रही है तो वो क्या जान के वफाक जो है उसको या वाकई अगर आप इसको थोड़ा क्लियर कर दें। अली अमीन गंडापुर साहब तो अरबों रुपए की बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि सिर्फ पन बिजली के खालिस मुनाफे की बद में वफाक ने सूबे के 1510 अरब रुपए देने हैं। फिर वो फाटा के हवाले से बात करते हैं कि उसके भी 100 अरब रुपए जो हैं वो सूबे को नहीं मिल रहे हैं। तो ये कैसे बजट बनाएंगे राना एहसान साहब? आवाम को कैसे रिलीफ देंगे? फाटा की तरक्की कैसे होगी? फिर देखें, ऐसा नहीं है।
फाटा डिवॉल्व हो चुका है केपीके के अंदर, और अब जो उसका जो पॉपुलेशन का जितना भी उसका हुजम है वो उसमें मर्ज हो चुका है। सर तो वो ये कहते हैं कि ये इंतजामी इंतजाम तो हो गया है लेकिन माली इंतजाम नहीं हो सका है, जिसकी वजह से वो 100 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। देखिए ये तो चीज़ें फिर जो है वो टाइम के साथ बिल्कुल ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ आके बैठे वफाक के अंदर, और मेरे ख्याल से ताउन इनको हर हाल में मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ों को जो है वो बढ़ा के अगर कहेंगे तो ये तो चीज़ें सेटल होनी है विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मेरे पास इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है, अगर मुझे पता होता है ये सब्जेक्ट है तो मैं जरूर उसके ऊपर डिटेल्स निकाल लेता कि वफाक का क्या मौकफ है और केपीके का क्या मौकफ है। मामला है सर। मुजम्मिल असलम साहब, पहले जरा ये तफसील बताएंगे कि इस वक्त आपकी हुकूमत, सूबे की जो हुकूमत है वो वफाक से उनकी क्या मुतालबात हैं और वफाक के जिम्मे सूबे के कितने अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं सर? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का। अभी जो है मेरे भाई राना एहसान कह रहे थे कि जब ये दोस्ती की बात करेंगे तो हम दोस्ती की तरफ जो है इनके उस तरह बात करेंगे, और अगर जब ये किसी और तरीके से बात करेंगे, पैगाम देंगे तो वैसे जवाब देगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मुझे बता दें कि FIR किसने कटाई अभी चंद पहले। आप मुझे ये बता दें कि KP हुकूमत में हमने कितने नून लीग के लोगों को विक्टिमाइज किया जब से हमारी हुकूमत आई है जी। कितने लोगों को हमने जो है तशद्दुद किया या गिरफ्तार किया या FIR काटी, या पीपल्स पार्टी के लोगों की। और इसके मुकाबले में जब पंजाब असेंबली बन रही थी तो उसके बाद हमारे मेंबरान को अंदर हलफ लेने के लिए नहीं जाने दिया। अभी भी हमारे वो हाफिज फरत और चंद एक लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। तो आप मतलब हमें बताएं हमारा कौन सा एक ऐसा एक्शन है जिसमें हमने तशद्दुद किया। और 8 फरवरी के बाद से गिनवा रहा हूँ ये चीजें, उससे पहले की तो छोड़ ही देना, उसका तो हिसाब किताब ही अलग है। तो मैं बता रहा हूँ, कह रहे हैं जो जबान इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी सख्त है। अली अमीन गंडापुर साहब, आप देखें ना, वो वजीर आजम से मिलते हैं, ताउन की यकीन दहानी कराते हैं, बाहर निकल के कहते हैं जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 का वजीर आजम है। तो इस तरह मसाइल हल कराएंगे आप? जबान की अब आप बात कर रहे हैं तो जबान की भी मिसालें ले लें। आपके इनके जितने मुशीरान हैं, वो जो इनके सबसे बड़े जो आजकल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जी, वो तो सुबह उठते हैं, एक इल्जाम ढूंढते हैं, कोई हम पे लगाएं और उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। पूरा दिन आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा लें और इनकी जबान चेक कर लें, पंजाब की वजीर इत्तलात की, इन सारों की, इनकी वजीर आला की, रूथलेस हो जाऊंगी मैं, ये हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी। तो खैर बहरहाल इस डिबेट में नहीं पड़ते, हमारी अभी डिबेट हो रही है कि वफाक पे हमारा क्लेम क्या है। देखिए वफाक पे सीधी सी बात है, क्लेम जो है 2 चीजें हैं। एक, जब फाटा से इंजमाम हुआ सूबे का तो उस वक्त जो है वफाक जो है 60 अरब रुपए तनख्वाहों पे खर्च करती थी फाटा की, ठीक है। आज इंजमाम को हुए 4-5 साल हो गए, अभी भी जो है फाटा के लिए जो है इस साल 66 अरब रुपए रखे, हालांकि पिछला साल जो था उसमें 73 अरब थे, उल्टा इस साल कम कर दिया, और इस साल ही सिर्फ 30%, आपको याद होगा बढ़ाई थी तब ये इलेक्शन पे जा रहे थे। उसकी वजह से हमारा 100 अरब से ज्यादा तो सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर पे खर्च है। अच्छा। एक ये हमारा क्लेम है, ठीक है। फिर इसके अलावा वो जो 1500 अरब है वो तो 1991 से लेकर उसकी सारे वो लंबा हिसाब है। सिर्फ 2 साल का हमारा जो पन बिजली का जो हमारे जो वाजिबात है वो 67 बिलियन रुपीज है। तो ये, और फिर उसके बाद तीसरी चीज तय हुई थी, क्योंकि फाटा एक लीज डेवलप रीजन है और वहां पे लड़ाई वगैरह हुई थी, काफी तबाही हुई थी, तो उसके लिए 100 अरब रुपए सालाना जो है तरक्याती इखराजात का कमिटमेंट रखा गया था। तो वो उसका जो है बिल्कुल ना होने के बराबर पैसे मिल रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें जो मुजम्मिल असलम साहब, ये 3-4 चीजें हल कैसे होंगी? ये वो चीजें हैं जो कि वफाक में खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी थे, और फिर जो 16 माह PDM की हुकूमत थी उससे तो खैर तवक्को नहीं की जा सकती होगी, आप लोग नहीं कर रहे होंगे। हल कैसे करेंगे? बातचीत करें ना सर। नहीं तो अब क्या बातचीत तो हो रही है, अब किस तरह की बातचीत करें? अली अमीन मिल लिए जाके, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट से कनेक्ट है, बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही है मुजम्मिल असलम साहब, यही बात राना एहसान कह रहे थे कि बातचीत तो हो रही है, आप कर रहे हैं, वजीर आजम को यकीन दहानी भी कराते हैं, लेकिन जब वो आप बाहर निकलते हैं ना अली अमीन गंडापुर साहब, तो फिर वो कुछ और तरीके से बात करते हैं, तो फिर इस तरह आप अपना हक ले सकेंगे? थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें प्लीज। जब पिछले साल जब PDM जब सैलाब आए थे तो बिलावल कहते थे कि मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। तो ये एक चीज, एक नॉर्मल रिएक्शन है कि हम तो उनको इत्तेहादी भी नहीं है, हम तो उनसे पैसे मांग रहे हैं। और दूसरी बात ये कि
जब अली अमीन मिलते हैं शहबाज शरीफ से, तो वो अली अमीन नहीं मिल रहे होते, वो एक सीएम मिल रहा होता है। अच्छा, बाहर आके अली अमीन बन जाते हैं वो। अच्छा नहीं, बात सुन रही। और जब वो शहबाज शरीफ मिल रहे होते, वो एक प्राइम मिनिस्टर मिल रहे होते हैं जी। तो शहबाज शरीफ साहब जो है रोजाना तकरीर में कोई ना कोई इल्जाम झड़ते हैं हम पे कि मैं बिला खौफ तरदीद ये बोलता हूँ कि इन्होंने ये कर दिया था, मैं बिला खौफ तरदीद ये बोलता हूँ। तो वो भी तो होती है बातें। आप लोग क्यों वन साइडेड चल रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल वन साइडेड नहीं चल रहे। सूबे और वफाक में ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो मुतालबात ही करते रह जाएंगे आप मुजम्मिल असलम साहब, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आहंगी जरूरी है। एक मुझे बात बता दें कि अली अमीन के तो आपने 10 बयान मेरे सामने जिक्र कर दिए, वहां से कोई आपने बयान ही आपके कान से नहीं गुजरा जो उधर होता रहता है। ये सिर्फ हम ही देते हैं बयान। आप यकीन करें, मैं राना साहब को भी प्रोग्रामों में वजीर आजम के बयानात भी याद दिलाती हूँ और जो इनके लोग कहते हैं वो बात भी करें। और मैं भी अभी राना एहसान साहब की एक बात करती हूँ। राना एहसान साहब, मैंने सुना आपने एक प्रोग्राम में ये बात की कि पीटीआई से मुफाहमत नहीं हो सकती क्योंकि ये IMF को खत लिखते हैं, चूंकि ये अमरीकी कांग्रेस जो है वहां पे ये लॉबिंग करते हैं, तो इनसे मुफाहमत नहीं हो सकती। लेकिन सर, अगर ये सोच होगी और आप इनसे मुफाहमत नहीं करेंगे तो एक ऐसा सूबा जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है, मसाइल कैसे हल होंगे, मामला कैसे आगे चलेंगे? ये देखें, मैंने बिल्कुल ये कहा कि जब ये इस तरह के एग्रेसिव स्टेप्स लेंगे तो डेफिनेटली जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को पहुंचेगा, तो कैसे इनके साथ बैठा जाएगा? देखिए, मफाहमत का रास्ता है। अब इन्होंने साइफर का जो बयानिया लिया वो एक झूठा बयानिया है, साबित हो चुका है। फिर इन्होंने जो 9 मई के वाकयात किए वो आज तक ये कहते हैं कि PMLN इसमें मुलव्वस है। तो अगर आप अपने माजी की जो हरकत हैं उनको कबूल करें, उन पर माजरत करें, तो बिल्कुल आगे बढ़ा जा सकता है। देखें, अभी भी मैं समझता हूं कि एक अच्छा जेस्चर जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब जब मीटिंग्स में बैठते हैं, वो शामिल होते हैं, बातचीत चल, तो ये एक पॉजिटिव बात है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। यही रवैया पार्लियामेंट में भी होना चाहिए कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म, अब ये कह रहे हैं कि हमने ईद के बाद जो है वो धरने देने हैं, हमने दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना है, तो इससे कुछ हासिल हसूल नहीं होगा। पार्लियामेंट वो फोरम है कि जहां ये आए, पार्लियामेंट को चलने दें, अपनी बात करें, डट के बात करें, ऑपोजिशन करें, गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस रखें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। लेकिन ये जो है धरनों की सियासत, जुलूसों की सियासत, इसको ब्रेक दें। मुल्क के अंदर इसकी अच्छी बात है आप आगे बढ़ने की और मिलकर बैठने की बात करें, लेकिन आप जो हैं, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, वो ये कहती हैं कि इन्होंने अभी तक इनकी 2 दफा हुकूमत हुई है 2013 से, अब तीसरी दफा इनको मिली है, दोबारा तीसरी दफा हुकूमत, तो ये इन्होंने सूबे को डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दिया है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, बिल्कुल जो इनकी ओवरऑल जो सूबे के हालात हैं वो बिल्कुल मनफी के अंदर हैं। और खुद जो इनके क्लेम्स हैं, इनको तनख्वाहें नहीं इनसे दी जा रही हैं। अब ये कह रहे हैं मुजम्मिल साहब के इन्होंने तनख्वाहें पहली दे दी हैं। बड़ी बात है कि इन्होंने पहली दे दी। अच्छे आदमी हैं ये, मेरे ख्याल से फाइनेंस को बेहतर मैनेज करेंगे। लेकिन पहले जो इनके सूबे के अंदर मामलात हैं, वो तो शेर अफजल मरवत साहब भी कह चुके हैं कि कितना करप्ट ये हुकूमतें थी इनकी और कितने यहाँ बिल्कुल कितने संगीन मामलात थे। तो आई एम श्योर अब अच्छे आदमी आए, वो अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे। बहरहाल बिल्कुल ये सूबा जो है ना हेल्थ कार्ड के ऊपर उसको कंटिन्यू कर सका। बहरहाल देखें, ये 10 साल जो भी सूबे के अंदर हालात रहे हैं उसका जिम्मेदार ये PTI। मैं यही जरा पूछ लूं सर, मुजम्मिल असलम साहब, आपकी सियासी मुखालिफ जमातें कहती हैं कि जो 10 साल KPK में हुकूमत की ना, आप लोगों ने तो डिफॉल्ट पे पहुंचा दिया है सूबे को। कितना दुरुस्त है ये इल्जाम और समझते हैं साहब? देखिए, मैं तो बस कुछ मेरे अच्छे अजीज भाई हैं तो इनकी मैं बातें सुन सकता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि जब पहली दफा 2013 में KPK में PTI आई थी तो वो तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी से उनकी हुकूमत बनी थी, लेकिन हमने इनको शामिल किया था जमात इस्लामी को। फिर 2018 में हम आए थे तो हम 2/3 से आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हम 85% से आए हैं। पाकिस्तान का ये वाहिद सूबा है जिसमें एक जमात को इतनी ओवरवेलमिंगली सीटें मिली हैं। इवन सिंध में जितनी पीपल्स पार्टी चौथी दफा आई है वो भी इतनी परसेंटेज नहीं ले सकी जितनी हम ले सकें। पाकिस्तान में किसने कर्जा नहीं लिया है? आपको पता है पंजाब हुकूमत पे कितना कर्जा है? हमारे पे 630 अरब रुपए कर्जा है। वफाकी हुकूमत पे 80,000 अरब रुपए कर्जा है। पंजाब हुकूमत में 2700 अरब रुपए कर्जा है। सिंध हुकूमत में जो है 1400 अरब रुपए कर्जा है। कितना है आपका कर्जा? हमारा जो कर्जा है, हमने जो है बैरूनी कर्जा लिया था जो 100% जो 65% डॉलर का रेट देगा, उसकी वजह से ये 350 अरब से 650 अरब हुआ है, 630 अरब हुआ है। ये हमने इजाफी कर्जा नहीं लिया।
अब आपने कंपैरिजन करना है ना, तो कंपैरिजन इस तरह कर लें आप कि जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान का मजमूई कर्जा था 16,000 अरब, आज हो गए वो 80,000 अरब। तो कंपैरिजन आप इस तरह करें ना, आपको तो कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो पता लगे कि इस सूबे की सबसे अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट हुई है अभी तक, और कोई मकामी कर्जा नहीं लिया हुआ। मकामी कर्जा पंजाब हुकूमत ने 1,000 अरब रुपए सिर्फ गंदम की मद में कर्ज लिया हुआ है, 500 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने गंदम की मद में कर्ज लिया हुआ है, केपी हुकूमत ने 1 रुपया कर्ज नहीं लिया। ये इन्होंने कहा कि अब 80,000 अरब पे टोटल कर्जा चला गया, तो इन्होंने अपनी हुकूमत का तो उसमें से माइनस ही कर दिया कि जब 25,000 अरब पे हम 2018 में छोड़ के गए तो ये 50,000 अरब पे जो है वो कर्जा जो चला गया। लेकिन देखें बहरहाल हमारी हुकूमत का देखें, नहीं एक मिनट मुजम्मिल, हमारी हुकूमत का जो इस दफा का जो हमारे 5 साल का मैंडेट मिला है वो है ही स्टेबलाइजेशन का मैंडेट। हम लोग ये जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं इसी से ही लड़ाई करनी है हमने, दोनों ट्विन डेफिसिट से हमारी लड़ाई है और इंशाल्लाह ताला हम इस पे अबूर हासिल करेंगे। देखें इसीलिए हम लोग जो है डिजिटलाइजेशन ऑफ एफबीआर की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो टैक्स चोरी है उसको हम खत्म किया जाए ताकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, ट्रैक एंड ट्रेस हो, चाहे पॉइंट ऑफ सेल हो, चाहे रिटेलर्स को जो है हमने टैक्स नेट में डिजिटलाइजेशन के लिए इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से 4 बड़े शहरों के अंदर रजिस्ट्रेशन जारी है, जितनी भी रिटेल की दुकानें हैं उनकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगी। IMF जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है और आपकी हुकूमत की उन्होंने तारीफ की कि आपने बहुत अच्छा आवाम का खून निचोड़ा है, तो क्या ख्याल है कि आइंदा चंद हफ्तों में हुकूमत और IMF के दरमियान नया मुआहदा जो है उसमें पेशरफ्त हो जाएगी? देखिए ये जो बात है ना कि हमने IMF के साथ मिलकर खून निचोड़ा है, अगर ये हम ना करते तो फिर मैं समझता हूं कि आप एक कर्जे के ऊपर अयाशी करते और उस अयाशी से फिर जब आपको कर्जा लौटाने की बारी आती फिर आप डिफॉल्ट की बातें करते और फिर महंगाई जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती। कम कर लेते तो शायद कुछ बैलेंस हो जाता। हमने किए, देखें इस दफा हम अखराजात भी कम करने जा रहे हैं, हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी करने जा रहे हैं और हम पूरा देखें जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये उजरा और ब्यूरोक्रेसी जो है ना, इनकी मुराद भी आप खत्म करें। ये जो इनकी शहाना रिहाइश और इनके मुफ्त बिजली और इनके पेट्रोल है ना, इनको भी खत्म करें। मेरे ख्याल से ऑलरेडी पूरी काबीना किसी को लैंड क्रूजर नहीं मिली हुई, सारी करोलास के ऊपर जो है वो वजीरों को करोलास मिली हुई हैं और इसी तरह सारों ने अपनी सैलरीज भी गिव अप कर दी हैं। तो मैं समझता हूं कि ऑस्टेरिटी हमारा नंबर 1 एजेंडा है, बाकी टैक्स रिफॉर्म्स, फिर उसके साथ साथ कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज और फिर जो आपका पावर सेक्टर है उसको भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना हो जाएंगी। राना एहसान साहब, मुल्क डिफॉल्ट तो नहीं होगा क्योंकि खान साहब फिर श्रीलंका बनने की पेशगोई कर रहे हैं पाकिस्तान। खान साहब और पीटीआई पूरी जमात जो है, फिर आप कहेंगे कि मैं वो दोबारा दोहरा रहा हूं, लेकिन इन्होंने बहरहाल कोशिश की कि IMF का मुआहदा डिले हो जाए या किसी तरीके से वो पाकिस्तान को कर्जा ना दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से स्टैंड बाय एग्रीमेंट। मैं सिर्फ यही बात जरा पूछ लूं सर, थोड़ा सा टाइम है। मुजम्मिल असलम साहब, ये आपने जो IMF को खत लिखा और जो आपने अमेरिकी कांग्रेस में लॉबिंग की, तो सर इससे ये लगता नहीं आप लोगों की स्ट्रैटेजी तो नाकाम हो गई है? इससे उल्टा आप लोगों के ऊपर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम और लग गया। क्या हासिल हुआ सर इससे? देखिए बात यह है कि हम जिस दिन जुलूस निकालते हैं उस दिन भी हम मुल्क दुश्मन होते हैं, जिस दिन हम जो है इन पे तनकीद करते हैं तो हम मुल्क दुश्मन होते हैं। तो ये आप अपने तक रख लें, जितने मुल्क दुश्मनी के लेबल लगाने हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये, राना साहब जो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह अब कर्ज नहीं लेंगे, सिर्फ ये जो साल क्लोज हो रहा है ना इसमें वफाकी 10,000 अरब रुपए कर्ज है जी, 10,000 अरब रुपए। दूसरी बात ये कि तनख्वाहें नहीं लेंगे, मैं कहता हूँ तनख्वाहें खुदा के वास्ते लें, 4-5 लाख तनख्वाहें, लेकिन मुराद ना लें। अब ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने कितने कैंप ऑफिस बनाए, मरियम नवाज ने कितने कैंप ऑफिस बनाए हैं, ये बता दें, और उस पर अखराजात कितने हैं, ठीक है ना। और सदर जरदारी साहब ने कितने कैंप ऑफिस बनाए हैं। तनख्वाह खुदा के वास्ते लें, हाथ जोड़ के लें, ठीक है ना। ये ड्रामेबाजियां कि जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे, ये नहीं कर रहे, कभी हम इनके लिखते हैं अखराजात बताएं कि कहाँ इस मुल्क में गए थे, कितने अखराजात किए, कभी उसकी डिटेल्स नहीं देंगे। फिर कहते हैं कि जी अपनी जेब से खर्च कर आए, उसको टैक्स रिटर्न में नजर नहीं आती। अगर जो जेब से खर्च कर आते हैं तो टैक्स रिटर्न में उसके अखराजात दिखा दें। मैं आपको कैंप ऑफिस का बता दूं, कोई कैंप ऑफिस नहीं करने दें, कंप्लीट करने दें। मैं ये कह रहा हूं कि आप तस्दीक करते हैं, पिछली दफा 18 महीने में तो शहबाज साहब ने 3 कैंप ऑफिस लिए थे, ठीक है ना। और वो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, पिछले 18 महीने में जब वो आए थे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जी,
और दूसरी बात ये कि IMF तो ये जो पिछला प्रोग्राम था इसहाक डार तो फेल हो गए थे, 10 महीने में प्रोग्राम नहीं ले सके थे। उसके बाद वो प्रोग्राम हमारे पास आए, हमने उसमें हिम्मत की और उसके बाद भी किस्त भी हमने जारी करवाई और फिर जब हमने लेटर लिखा उसका जवाब भी IMF ने हमें दिया है। हम तो भाई इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये अल्लाह खैर करे, ये जो नया IMF का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं इसमें जो ये आंखें बंद करके जो चीजें साइन करने जा रही हैं, इनको आपको पता लग जाएगा कि मुल्क में क्या होने वाला है महंगाई के लिए। सर लेकिन ये तो एक आखिरी बात, मुजम्मिल असलम साहब, राना एहसान साहब बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट भी बड़ी पुरएतमाद है, वो कहते हैं हम अदायगियां भी पूरी करेंगे और IMF के साथ इन्वेस्टमेंट भी आएगी मुल्क में। पिछली दफा जब 18 महीने पहले आए थे ना, इतने कॉन्फिडेंट थे, आपकी सोच है, ये तो पता नहीं पाकिस्तान को क्या बनाने वाले थे, तो इनके कॉन्फिडेंस से डरे आप। मतलब वो कहते हैं वो डिफॉल्ट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, मामलात भी बेहतर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? मैं आपको एक बात मुझे बताएं कि डिफॉल्ट की डेफिनेशन क्या है। पहले तो डिफॉल्ट की डेफिनेशन को जिक्र कर दें। आपने KP जिसने किसी के आज तक पैसे जो है रोके नहीं उसको डिफॉल्ट कर दिया, जो इन्होंने जो है सारे गर्दिशी कर्जे रोके हुए हैं, पेमेंटें रोक रहे हैं, बार बार रोल ओवर करा रहे हैं, वो डिफॉल्ट नहीं है। तो पहले डिफॉल्ट की डेफिनेशन को समझ लें और उस पर डिस्कशन करें। डिफॉल्ट इज नॉट अ वर्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये अभी तक हमें यही नहीं समझ किसी को कि डिफॉल्ट होता क्या है, तो फिर तो आगे उस पर बहस करना बेकार है। सख्त फैसले और जो रिफॉर्म्स हैं वो अब जो आप नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब, वो भुगतनी आवाम नहीं है और गवर्नमेंट की ये मजबूरी है, तो आप भी समझेंगे इनकी मजबूरी को या आपने इस पे सियासत ही करनी है आगे? नहीं देखिए जी, जो जायज होगी समझेंगे, जो नाजायज होगी बिल्कुल सियासत नहीं करेंगे, तनकीद करेंगे। सियासत का क्या वास्ता उस चीज से? लास्ट कमेंट। नहीं, बड़ी अच्छी बात है जी, अगर मुस्बत ऑपोजिशन हो और मुस्बत हो और मुल्क के एजेंडे के खिलाफ ना काम कर रही हो तो उसका फायदा होता है जमहूरियत में, तो हम तो वेलकम करते हैं अगर मुस्बत ऑपोजिशन ही। बहरहाल हम पुरुमीद हैं कि हमने इस मुल्क को इस माशी दलदल से निकालना है। नए प्रोग्राम के बाद कितनी महंगाई बढ़ेगी जरा आवाम को ये बता दें, ये अफोर्ड कर सकेंगे? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि 2025 के आखिर तक इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। तो महंगाई जो है अगले 1.5 साल के अंदर हमने महंगाई को सिंगल डिजिट पे लेके आना है। वो तो आप लोग दावा कर रहे हैं, अब देखते हैं आपका दावा ही तो नहीं रहता। वो पेट्रोल कितना तक जा सकता है ऊपर? देखिए, इसके ऊपर अभी बात चल रही है कि सेल टैक्स पेट्रोल के ऊपर लगाना है नहीं लगाना, कोई अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। देखें, अभी हमें पहले से ही चीजों को एक हवा नहीं उड़ा देनी चाहिए कि क्या होने जा रहा है। मुल्क बेहतर होने जा रहा है, मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ने जा रहा है। सख्त दौर आएगा, अवाम भुगतेंगे, मेरे ख्याल से काफी हद तक चीखें निकलेंगी, उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत चीखें निकलने जा रही हैं। सर, चीखें जरूर उनकी निकलेंगी जो टैक्स एवेजन करते हैं, जो टैक्स नेट से भागते हैं, जो फाइलर नहीं बनना चाहते और याशी कर रहे हैं। आप इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आम आवाम से ही लेते हैं, अमीरों से तो आप भी उनकी जेबों से नहीं। यही तो हम तो अमीरों की बात कर रहे हैं, हम तो बात ही अमीरों की कर रहे हैं कि जो लोग इंप्लीमेंट नहीं होता। इंशाल्लाह इस दफा हम तो कह रहे हैं कि हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यही तो हमारा दावा है कि इस दफा जो आप कह रही हैं कि टैक्स गरीबों के ऊपर बोझ डलता जाता है, वो हमने अब नहीं डालना। टैक्स रेट को बढ़ाना नहीं है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है और उन लोगों को लेके आना है जो टैक्स एवेजन करते हैं। और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अच्छी बात है, हम हर दफा सुनते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आते जो ऑलरेडी हैं, वो पिसते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम इस चीज में नाकाम रहे तो मुल्क को बहुत जो माशी सूरत हाल है और बदतर हो जाएगी, तो ये हमने होने नहीं देना। मुल्क की और आपकी सियासत भी जा रहा है, आखिरी चांस है आपके बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला हम अवाम को डिलीवर करेंगे। राना एहसान साहब और मुजम्मिल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात, साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज पाशा साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर साहब, हमने जब से होश संभाला है तो हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, और ये नाजुक दौर है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा सर। और पहले तो सब इसको सिक्योरिटी के हवाले से ये बात करते थे, लेकिन अब सब तमाम जो हल्के उनको ये इदराक हुआ कि मईशत ही रीढ़ की हड्डी है। तो सर, आपके ख्याल में क्या ये इदराक बहुत देर से नहीं हुआ है, और ये नाजुक दौर कब खत्म होगा सर हमारा? 2007-8 के बाद से हमारा जो शरह नमू है वो 3.5 से मुश्किल से बाज़ को 4-5% तक पहुंचा है जी, और ये काफी नहीं है।
हमारे बरक्स अब आप साथ हमारे जो मुल्क हैं हिंदुस्तान और बांग्लादेश वो 6 से 7% सालाना एवरेज रहा है। दूसरी तरफ हमारे साथ ये मसला हो गया है कि वक्तन फवक्तन हर दूसरे तीसरे साल हमारा जो तिजारती खसारा है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे रिजर्व्स जो है वो कम हो जाते हैं। 2017-18 में हमारा तिजारती खसारा जो है $20 अरब तक पहुंच गया था, हैरत अंगेज। और उसके नतीजे में एक साल के अंदर रिजर्व्स बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो गए, गिर गए। और पिछले दिनों 21-22 के साल में भी आप देखिए $17 अरब। तो पाकिस्तान अपने तिजारती खसारा को कंट्रोल नहीं कर पाया है। हमारे आती है एक्सपोर्ट्स में, आपको हैरत होगी पिछले 15 साल में सालाना सिर्फ 2% इजाफा है एक्सपोर्ट्स में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये अल्लाह अल्लाह करके जो IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट था ये मुकम्मल होने वाला है और 15 अप्रैल तक पाकिस्तान को कोई $1.1 अरब की जो आखिरी किस्त है वो भी मिल जाएगी। और उसके बाद जो अगला बड़ा चैलेंज है वो कोई 3 साल IMF का नया प्रोग्राम लेना है जिसके लिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि IMF की जो शराइत हैं उसे देखकर आपको लगता है कि इसके ऊपर निगोशिएशंस करना आसान होगा? सर पहली बात तो ये है कि ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान IMF से कर्जा लेगा और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान IMF से कर्जा ले, जिसका बार बार उन्होंने इजहार किया है जी। लेकिन अभी तक अगर जो 23 प्रोग्राम हो चुके हैं, अब हम 24वें में जा रहे हैं जी। तो जो पिछले 23 प्रोग्रामों में हुआ था वही होगा कि मईशत जो है वो सुस्त हो गई, महंगाई बढ़ गई, कर्जों का बोझ बढ़ गया और गुर्बत बेरोजगारी बढ़ गई, बिजली गैस पेट्रोल के नर्ख बढ़ गए। उसकी वजह ये है कि हम हुकूमतें तमाम झूठ बोलती हैं कि ये जो कुछ वो फैसले कर रहे हैं वो IMF की शराइत के तहत है। ये बिल्कुल गलत बयानी है। IMF के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा था कि भाई मालदार लोगों से टैक्स लो और गरीबों को जो है वो आप मराद दे दें जी। लेकिन हमारा जो फैसला हुआ IMF के साथ वो ये था GST बढ़ा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें, तरक्याती खर्चात में कटौती कर दें, क्योंकि हमारी अशराफिया की मईशत है। आज भी अशराफिया की मईशत है, निगरां दौर की हुकूमत में अशराफिया की मईशत है और SIFC के दौर में भी अशराफिया की मईशत, वही कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर साहब मैं यही तो पूछ रही हूँ, जो अभी भी इन्होंने टैक्स बढ़ाने की एक शर्त रखी है और गवर्नमेंट भी कह रही है कि जी हम टैक्स नेट को हम ब्रॉडन करेंगे। आपको पता है कि जो रिटेलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लाना बड़ा मुश्किल है, ज़राअत को टैक्स नेट में लाना मुश्किल है, और भी सर कई शोबे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं अपनी इकोनॉमी को आप डॉक्यूमेंटेड करें। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट ये सब कर सकेगी जो कि माजी की ताकतवर हुकूमतें नहीं कर सकी ये सब, या फिर शायद उनकी तरजीहात में नहीं था? बिल्कुल आपने सही कहा, फौजी हुकूमतें भी नहीं कर सकी, लेकिन ये हुकूमत जो कुछ बात कर रही है वो उससे मुख्तलिफ नहीं है जो पिछले 30 वर्षों से की गई है। डिजिटलाइजेशन ये सब 30 साल पुरानी बातें हैं। असल मसला क्या हुआ है कि पिछले 2 वर्षों में हमने बेतहाशा कर्जे ले लिए, मुल्की कर्जे, और उससे सूद बेतहाशा बढ़ गया। तो IMF का भी दबाव है, हमारी सूरत हाल भी है कि भाई अगर आपके टैक्सों से सूद ही अदा नहीं होता तो दफा और हर चीज तो कर्जे पे चलेगी। तो जो कुछ आज कोशिश हो रही है टैक्स बढ़ाने की वो मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है, आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है। ये जो इजाफी सूद बढ़ गया है वो चाहते ये है कि कुछ इधर से उधर से पैच वर्क करके जी और उसको पूरा किया जाए। इनका कतई कोई इरादा नहीं है। मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, ये तीनों पार्टी का मंशूर है। मईशत को दस्तावेजी बनाएं, वो कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कोई तैयार नहीं है मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए, उसका सबूत है हमारे पास 45। साहब लेकिन एक बात आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं कर सकेगी। इनसे बात करें तो ये बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि वही कि टैक्स नेट बढ़ा देंगे, FBR की रिफॉर्म्स वो बड़ी अहम चीज है, एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या फिर हम ये समझें कि वही पुराना फॉर्मूला अपनाया जाएगा कि गरीब को निचोड़ा जाएगा और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के हुकूमत का खजाना भरा जाएगा और इस तरह IMF की शराइतें वो भी पूरी हो जाएंगी? आपका परसेप्शन 100% सही है, लेकिन अब जो एक नई तब्दीली आ गई है वो ये आ गई कि SIFC का कंधा यूज किया जा रहा है ताकि जब ये नाकाम हो जाए प्रोग्राम तो सियासतदान बरूज़िम्मा हो जाए। मेरा कहना ये था कि मसला इस वक्त कुछ और है। ये हम 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं
ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कुछ अरसे के बाद हमारा 25वें प्रोग्राम में भी हम जाएंगे। ओहो, अवाम का क्या हाल होगा? उसी नहीं, हाल इससे ज्यादा होगा। जो मैं भी आपको एक जुमले में बता देता हूँ। ठीक। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे। आज मईशत इतनी तबाह है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और IMF मिलकर पाकिस्तान नहीं बचा सकते। उनको पता है, तो उन्होंने पाकिस्तान को इजाजत दी है कि वो चीन के साथ। सर, एक आखिरी बात ये बता दें, आपको कुछ लगता है, कुछ उम्मीद की बात अगर की जाए कि ये साल जो है वो क्या किसी तरह मौशी बेहतरी का साल हो सकता है, और मुश्किल और सख्त फैसलों के बाद आप समझते हैं कि आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा, कोई सुख का सांस वो ले सकेंगे? नहीं, देखिए ना, आवाम के लिए तो सब नहीं हो रहा है, इसलिए कि इसमें फैसला हुआ है कि पेट्रोल बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, GST बढ़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे। 26 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है, और आइन की रिक्वायरमेंट है 25 अलिफ कि 16 साल तक का हर बच्चा स्कूल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी जब रात को 12 बजे अदालतें खोलती है तो यही कहती है इलेक्शन कराओ। वो ये तो कहते हैं ये 25 ये भी कोई चीज है। ये तो अपना एक अशराफिया का खेल चल रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि अगर SIFC अपनी ये जिम्मेदारी कबूल कर ले कि आज इनको कहा जाए तमाम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव को बुला के आपका जो मंशूर है तीनों का यकसा है और आइन है, उसमें ये लिखा कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे और टैक्सों का मुनसिफाना निजाम होगा, तवानाई की इस्लाह होगी। इस पे इनका अहदनामा लेके कानून साजी कर लें। मेरा लफ्ज कानून साजी, कि अगर ये नहीं हुआ तो हुकूमत गिर जाएगी। अगर ये नहीं करते तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि ये सब लीपापोती चलती रहेगी। और जो मैंने वार्निंग आपको दी है वो ये है कि आज चीन को मदद कर रहा है, तब हम बचते हैं, अमेरिका के किस्से नहीं बचे। ये क्या, चीन का बहुत बड़ा कर्जा है। अब अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इसका धचका दे। जब 3 साल के बाद वो फैसला कर लेंगे कि अब पाकिस्तान को धचका देना है, क्योंकि इन 3 वर्षों में मईशत मजीद खोखली होगी, मजीद कमजोर होगी, तो उस वक्त वो कहेंगे इस तवाज़ुन को खत्म करें और हुकूमत पाकिस्तान से कहेंगे जनाब आप बताइए आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं, न्यूक्लियर को कंप्रोमाइज करना चाहते हैं या सदों को कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, आज फैसला करें वरना आप पैकेज नहीं मिलेगा। ये SIFC को सोचना है। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद थे सर प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात हैं डॉक्टर नजीब खाकान साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की जो मौशी तबाही है, आपके ख्याल में इसकी असल वजह क्या है? क्या वजह यहाँ पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो है, जो यहाँ पे सियासी तजुर्बात होते हैं वो है, या फिर जो मौशी पॉलिसीज हैं उनका तसलसल ना रहना है सर? क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो फिर अपने साथ नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है और जाते जाते हमें जरूर ये बताती है कि वो पिछली हुकूमत तो बड़ी तबाही करके गई है। देखिए, पॉलिसी सर्टेनिटी जो है वो पॉलिटिकल सर्टेनिटी से आती है, इस पे कोई दो आरा नहीं हो सकती। पॉलिटिकल सर्टेनिटी जो है वो एक कंटिन्यूटी देती है। पॉलिटिकल सर्टेनिटी जो है इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देती है कि जो पॉलिसीज हम इनैक्ट करने जा रहे हैं वो कंटिन्यू भी करेंगी और उस तरह तब्दील भी होंगी जिस तरह हम मुल्क को आगे लेकर बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये तो एक बात हुई। ऑब्वियसली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मुल्क में रही है, गवर्नमेंट्स टेन्योर नहीं कंप्लीट करती, फिर चेंजेस आते रहे। बट दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट को मौका भी मिला वो उस तरह के जो फंडामेंटल फैसले हैं ना पारस साहिबा वो नहीं कर सके। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सेटअप है मुल्क के अंदर, ये तो वही पिछले 16 माह का ही तसलसल है ना, वही हुकूमत आप इसको कह लें। और उस वक्त जो उन्होंने सख्त फैसले किए, उन्होंने अवाम की चीखें तो निकलवा दी थी। महंगाई 12 से 30% के ऊपर चली गई, GDP नीचे आ गया। लेकिन जब हम इस हुकूमत से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था। आप समझते हैं कि जब ये हुकूमत पहले आई थी 16 माह की, जब इन्होंने गवर्नेंस की, तो उस वक्त वाकई पाकिस्तान के हालात इस नहज में थे कि इनको डिफॉल्ट से बचाने का क्रेडिट देना मुनासिब होगा? तो पारस साहिबा देखिए कि जो कीमतों के लिहाज से फैसले होने थे वो 16 माह में भी हुए और केयर टेकर सेटअप के टाइम पर भी हुए। बिजली, गैस, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, शरह सूद बढ़ाना भी इसी तरह है जैसे कि आप कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ा देते हैं। तो ये फैसले तो भारी पड़े हैं अवाम पर, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो फैसले करने का वक्त है जो भारी पड़े उन लोगों पर जो कि मराहत याफ्ता है पाकिस्तान में, और जैसे कि डिस्कोस के एम्प्लॉइज हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं सिस्टम की इनएफिशिएंसी। आप कह रहे हैं कि अवाम ने बहुत कुर्बानी दे दी है, तो ये वजीर आजम है, वुज़रा हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है,
शाहाना रिहाइश है, इनकी मुफ्त इनके बिजली पेट्रोल हैं, इनके प्रोटोकॉल्स हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कौन से ऐसे अखराजात भी हैं जिनको हुकूमत को कम करने की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा अब हो नहीं सकता? देखिए, इस वक्त तो मुल्क को चलाने के लिए कलीदी फैसला यह है कि क्या हम IMF में जाने से पहले अपना कोई रिफॉर्म प्लान लिख सकते हैं जो कि लोगों पर कम भारी पड़े, पर मुल्क के उन सेक्टर्स को जिसमें मुल्क की ग्रोथ ठीक होनी है, जिसमें मुल्क की रेवेन्यूज मुल्क से आने हैं, जिसमें मुल्क की बिजली, गैस और पेट्रोलियम के सेक्टर को डीरेगुलेट करना है। और फिर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने रखी है, इन सबसे ऊपर जो रिफॉर्म है ना पारिस साहिबा, और मैंने इस पे बहुत लिखा है, वो है कि पाकिस्तान का जब तक एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म नहीं करेंगे, जिससे मतलब ये है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा जो डेट पेमेंट हो रही है उसको संभालने का रिफॉर्म, पेंशन का रिफॉर्म, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट को चलाने का पैसा खर्च होता है उसको कम कैसे करेंगे कि जो सब्जेक्ट आपके नहीं है वो नीचे डिवॉल्व हो जाएंगे टू प्रोविंसेस। तो 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे काम करने की जरूरत। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं कि देखें ये हुकूमत पिछली हुकूमत का ही तसलसल है और ये एक कमजोर सेटअप है, तो आप ये समझते हैं कि ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गवर्नमेंट इदारों के ऊपर और दूसरी सियासी जमातों की बेसाखियों के ऊपर टिकी होती हैं, तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे सख्त फैसले ले सकती हैं? इस वक्त चूंकि आपको एक सपोर्ट और कवर मिल रहा है SIFC का, जी जी, वो एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट हो गया है जिसको मैं कहता हूं कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। प्रोविंसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वहां पे मौजूद है और पॉलिटिकल लीडरशिप भी। आई थिंक जिस चीज की कमी रह गई है इस चीज में वो ये है कि क्या वहां पे कोई टेक्नोक्रेसी आप ला सकते हैं जो आपको ये बता सके कि ये कलीदी फैसले मुल्क के हैं क्या और उनको कैसे फ्रेम किया जाए कि वो डूएबल हों। आप ये भी दुरुस्त कह रही हैं, मेरा ख्याल है ये सब काम करने की जरूरत है। नहीं करेंगे तो आप यकीन रखिए कि इस वक्त मुल्क जिस दहाने पर खड़ा है IMF के चुंगल में फंसे रहेंगे और कभी निकल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीब खाकान साहब, प्रोग्राम में आप मौजूद थे। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।